नमस्कार दोस्तों। परीक्षा में पूछे गए पिछले साल के प्रश्न अगली परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी होते हैं। इसी संदर्भ में हमने नायर द्वारा आयोजित 2022 में जितने भी प्रश्न इस्टेब्लिशमेंट रूल्स के आधार पर पूछे गए थे उन सभी को एक जगह समाहित कर लिया है और आपके लिए हम लेकर के आए हैं एक कम्प्रिहेंसिव गाइड इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट रूल, जिसमें कि कुल 202 प्रश्न हमने समाहित किए हैं। कुछ प्रश्नों में थोड़े परिवर्तन किए गए हैं, जिन प्रश्नों को नायर के द्वारा डिलीट कर दिया गया था या किसी कमी के कारण उन प्रश्न पत्रों को परीक्षा में से हटा दिया गया था। तो जहां कहीं आवश्यकता पड़ी है उन प्रश्न पत्रों को या तो थोड़े मॉडिफाई कर दिए गए हैं या उनमें से बिल्कुल ही अगर गलत थे तो उन्हें हटा दिए गए हैं। इस प्रकार बचे हुए प्रश्न में से 202 प्रश्न हमें मिले, जिन जो कि काफी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं या आगे की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कंप्रिहेंसिव गाइड ऑन इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट रूल 202 MCQs बेस्ड ऑन द नायर 2022। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनाल्टी अंडर रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत निम्नलिखित में से कौन सी एक शास्ति नहीं है। पहला है कंपल्सरी रिटायरमेंट, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। रिडक्शन टू लोअर ग्रेड, निचले स्तर पर लौटाना। सस्पेंशन यानी कि निलंबन। और सेंस्योर यानी कि निंदा करना। और इनमें से जो सही उत्तर है वह है सस्पेंशन। सस्पेंशन किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं है, क्योंकि ये किसी डीआर एक्शन के तहत SF11 या SF5 या 14/2 के तहत दी जाने वाली पेनल्टी के श्रेणी में नहीं आता है। प्रश्न संख्या 2 में हम चले। कम्यूटेड पेंशन ऑफ रेलवे सर्वेंट इज रीस्टोर्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ। किसी रेलवे सेवक की कम्यूटेड पेंशन कितने समय बाद वापस बहाल हो जाती है। 15 वर्ष के उपरांत, 12 वर्ष के उपरांत, 10 वर्ष के उपरांत या 6 वर्ष के उपरांत। और इसका जो सही जवाब हो सकता है वह है 15 वर्ष के उपरांत। अगला प्रश्न है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेच्युटी गिवन टू रेलवे एम्प्लॉय इज। रेलवे कर्मचारियों को दी जाने वाली ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा कितनी है। 50 लाख, 25 लाख, 15 लाख या 20 लाख। तो वर्तमान में मैक्सिमम ग्रेजुटी जो प्रदान की जाती है रेलवे एम्प्लॉयज को, वर्तमान से हमारा तात्पर्य है कि जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं इस समय ये परिस्थिति के अनुसार से अभी कुल 25 लाख मैक्सिमम ग्रेजुटी प्रदान की जाती है। अमाउंट ऑफ कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इज इक्वल टू। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट कितना होता है। मूल वेतन का 75%, मूल वेतन का 80%, मूल वेतन का 120% और मूल वेतन का 90%। और इनमें जो सही उत्तर है वह है मूल वेतन का 80%। रेलवे सर्वेंट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू गवर्नमेंट एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इफ वैल्यू ऑफ दिस ट्रांजैक्शन एक्सीड्स। किसी रेलवे सेवक को उसके द्वारा किए गए चल संपत्ति हस्तांतरण की सूचना सरकार को देनी होती है यदि इस हस्तांतरण का मूल्य कितने से ज्यादा हो जाता है। 2 महीने के मूल वेतन, आधे महीने के मूल वेतन, 1 महीने के मूल वेतन या 1.5 महीने के मूल वेतन। और इसका सही जवाब है 2 महीने के मूल वेतन। A standard form used for revoking suspension is। निलंबन निरस्तीकरण के लिए काम में लिए जाने वाले मानक फॉर्म कौन सा है। SF1, SF2, SF3 या SF4। सही उत्तर है SF4। Who is the appointing authority for the post of level 1 that is grade पे 1800। लेवल 1 अर्थात ग्रेड पे 1800 के लिए पद के लिए नियुक्ति अधिकारी कौन होता है। जूनियर स्केल ऑफिसर, सीनियर स्केल ऑफिसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर या डिविजनल रेलवे मैनेजर। और सही जवाब है जूनियर स्केल ऑफिसर। व्हाट इज द मिनिमम सर्विस लिमिट फॉर ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण के लिए न्यूनतम सेवा अवधि क्या होती है। 2 साल, 3 साल, 4 साल या नो लिमिट। तो प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर करने के लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है, अतः इसका जवाब होगा नो लिमिट। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिवेंद्र कुमार बात कर रहा हूं। आप इस वीडियो को भारत के किस जोन से देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं
इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि हम जान सकें कि हमारी वीडियो की पहुंच किस जोन तक हो रही है, जिससे कि हम और बेहतर वीडियोज आपको प्रोवाइड कर सकें। तो कंटिन्यू रखते हैं आज का वीडियो। पीरियड ऑफ सस्पेंशन अनलेस रिव्यूड शैल नॉट बी वैलिड बियॉन्ड। बिना समीक्षा के निलंबन की अवधि कितने समय के बाद वैध नहीं होती है? तो इसका ऑप्शन है 60 दिन, 120 दिन, 90 दिन या 30 दिन। और सही जवाब है 90 दिन। एज पर इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, द मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड फॉर अवेलिंग हाउस बिल्डिंग अलाउंसेज। भारतीय रेलवे स्थापना मैनुअल नियम के अनुसार हाउस बिल्डिंग अलाउंस लेने के लिए कम से कम कितने वर्ष की सेवा अवधि होनी चाहिए? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग द क्लेम्स फॉर ट्रेवलिंग अलाउंस इज हाउ मेनी डेज सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द जर्नी। यानी यात्रा की समाप्ति की तिथि के बाद यात्रा दावा भत्ता जमा करने की समय अवधि कितनी है? 90 दिन, 120 दिन, 45 दिन या 60 दिन? और इसका जवाब है 60 दिन। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन विच कैन बी ग्रांटेड अंडर एमएससीपीज आर। एमएससीपी के अंतर्गत अधिकतम कितनी बार वित्तीय उन्नयन किया जा सकता है? 4, 3, 2 या 1? और सही उत्तर है 3। 3 बार एमईसीपी के अंतर्गत में वित्तीय यूनियन यानी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन किया जा सकता है। मैक्सिमम हाउ मेनी स्कूल पासेस कैन बी इशूड एवरी ईयर टू अ रेलवे एम्प्लॉइज सन। किसी रेलवे कर्मचारी के पुत्र को या पुत्री को हर वर्ष अधिकतम कितने स्कूल पास जारी किए जा सकते हैं? 1, 2, 3 या 4? और इसका सही जवाब है 3, यानी कि 3 सेट स्कूल पास जारी किए जा सकते हैं। एज पर आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस, एसएससी पीवीज आर क्लासिफाइड एज। आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन के तहत वरिष्ठ खंड इंजीनियर रेल पथ किस वर्ग में आते हैं? एक्सक्लूडेड, कंटिन्यूअस, ईआई या इंटेंसिव? और सही जवाब है एक्सक्लूडेड कैटेगरी। फॉर ग्रांटिंग अ स्टडी लीव टू एनी रेलवे एम्प्लॉय ही और सी शुड हैव कंप्लीटेड एट लीस्ट हाउ मेनी ईयर्स। किसी रेलवे कर्मचारी को अध्ययन अवकाश प्रदान करने हेतु उसके द्वारा कम से कम कितने वर्ष का सेवा काल पूरा होना चाहिए? तो सही जवाब है 5 वर्ष। हाउ मेनी डेज ऑफ ए पैटर्निटी लीव कैन बी सैंक्शनड टू अ मेल एम्प्लॉय। किसी पुरुष कर्मचारी को कितने दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो पुरुष कर्मचारी को कुल 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाता है। ग्रुप बी ऑफिसर आर इंटाइटल्ड फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रिविलेज पासेस पर ईयर। ग्रुप बी अधिकारी को प्रति वर्ष 6 प्रिविलेज पास जारी किए जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव ऑन एवरेज पे डेट कैन बी इनकैश्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एज। सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम कितने औसत वेतन यानी एलएपी को इनकैश किया जा सकता है या भुनाया जा सकता है? तो सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम इनकैश किए जाने वाला एलएपी की संख्या होती है 300 दिन। अंडर HOER, hours of employment regulations rules, which category of employees will not have roster hours? HOER, hours of employment regulation नियमों के तहत किस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए रोस्टर घंटे नहीं होंगे? इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, इसेंशियल इंटरमीडिएट और एक्सक्लूडेड? और सही जवाब है एक्सक्लूडेड। As per HOER, hours of employment regulations rules, the period of rest between the end of one roster duty and the beginning of rest next roster duty is defined at। HOER के अनुसार एक रोस्टर ड्यूटी के अंत और अगले रोस्टर ड्यूटी की शुरुआत के बीच आराम की अवधि को किस रूप में परिभाषित किया गया है? लॉन्ग ऑन, शॉर्ट ऑन, लॉन्ग ऑफ या शॉर्ट ऑफ? और सही जवाब है शॉर्ट ऑफ। What are the percentage of the direct recruitment and promotional quota for the junior engineer level 6, यानी जूनियर इंजीनियर लेवल 6 के लिए सीधी भर्ती और प्रमोशन कोटा का प्रतिशत क्या है? तो सीधी भर्ती में जो प्रमोशन कोटा है वो है 60% का, और प्रमोशन कोटा में है कुल मिलाकर के 40% का। 20% एलडीसी कोटा के थ्रू और 20% रैंकर कोटा या प्रमोशनल कोटा के थ्रू। टोटल दोनों ही प्रमोशन कोटा के तहत में गिने जाते हैं। डायरेक्ट कोटा में 60% और 40% में एलडीसी प्लस रैंकर मिलाकर के प्रमोशन कोटा में 40%, अर्थात ऑप्शन सी।
हु इज द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इन ग्रुप सी लेवल 6? ग्रुप सी लेवल 6 में नियुक्ति का प्राधिकरण कौन होता है? जूनियर स्केल ऑफिसर, सीनियर स्केल ऑफिसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर? और सही जवाब है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर। इंटरेस्ट रेस्ट ऑन हाउस बिल्डिंग अलाउंस टू रेलवे एम्प्लॉय फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 के बीच में कितना रहेगा? इन रेलवे कर्मचारियों को गृह निर्माण के अग्रिम पर 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक में ब्याज दर जो निर्धारित किया गया है वो कितना प्रतिशत है? और इसका जवाब है 7.44%। हाउ मच लीव ऑन एवरेज पे विल बी क्रेडिटेड फॉर each completed calendar month of the service to leave account of the railway servant? रेल सेवक के अवकाश खाते में सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए कितना औसत वेतन यानी औसत वेतन छुट्टी एलएपी यानी जमा की जाती है? 1 दिन, 2 दिन, 2.5 दिन या 3 दिन? और सही जवाब है 2.5 दिन। एज पर HOER, आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन रूल्स, द जॉब where the period of inaction or relaxation aggregating to less than 6 hours in a cycle of 24 hours will satisfy the condition for classification as? HOER नियमों के अनुसार जहां नौकरी 24 घंटे के चक्र में 6 घंटे से कम की निष्क्रियता या छूट की अवधि हो तो उसे किस वर्गीकरण की शर्तों को पूरा करता है, किस वर्गीकरण में रखा जाएगा? कंटिन्यूअस, इसेंशियल इंटरमिटेंट, इंटेंसिव और एक्सक्लूडेड कैटेगरी? और जवाब है इसका इंटेंसिव। एज पर HOER, what are the standards hours of duty per week for employees classified as continuous? HOER के अनुसार कंटिन्यूअस के रूप में वर्गीकृत कर्मचारियों के लिए प्रति माह सप्ताह ड्यूटी के मानक घंटे कितने हैं? 42 घंटे, 48 घंटे, 54 घंटे या 72 घंटे? सही जवाब है 48 घंटे। हाउ मच पेमेंट इज मेड टू एन एम्प्लॉय अंडर WRIIL ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन? WRIIL के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के दौरान किसी कर्मचारी को कितना भुगतान किया जाता है? इक्वल टू लीव ऑन एवरेज पे, इक्वल टू लीव ऑन हाफ एवरेज पे, इक्वल टू लीव ऑन एवरेज पे अप टू द 6 मंथ एंड इक्वल टू लीव ऑन हाफ एवरेज पे अप टू द 6 मंथ? तो हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान में कर्मचारी को पूरा वेतन मिलता है, यानी औसत वेतन पर छुट्टी के बराबर में वेतन दिया जाता है। हाउ मेनी डेज ऑफ पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड टू अ मेल एम्प्लॉय? एक पुरुष कर्मचारी को कितने दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है? 8 दिन, 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन? तो अधिकतम उसे 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाता है 2 जीवित बच्चों तक के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज टू बी फुलफिल्ड टू प्रमोट एन एम्प्लॉय टू द पोस्ट ऑफ मास्टर क्राफ्ट्समैन यानी MCM? एक कर्मचारी को मास्टर क्राफ्ट्समैन के पद पर पदोन्नत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी करनी होगी? इंजीनियरिंग में ए पद आर्टिजन स्टाफ में आते हैं। शुड हैव सर्व्ड इन अ स्किल्ड आर्टिजन ग्रेड 1 फॉर 1 ईयर, शुड हैव सर्व्ड इन अ स्किल्ड आर्टिजन ग्रेड 1 फॉर 3 years, should have served in a skilled artisan grade 2 for the 5 years and should have served in a skilled artisan grade for the 7 years? और सही जवाब है कि उसे कम से कम 2 वर्ष की सेवा अवधि होनी चाहिए, तभी वो ग्रेड 1 से MCF में प्रमोट किया जा सकता है, बाकी सभी कंडीशन को फुलफिल करते हुए। What are the standard forms used for issuing major penalty charge sheet and minor penalty charge sheet? तो मेजर पेनाल्टी चार्जशीट के लिए SF5 जारी किया जाता है और माइनर पेनाल्टी के लिए SF11 जारी किया जाता है। तो इस ढंग से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, SF5 फॉर मेजर पेनाल्टी एंड स्टैंडर्ड फॉर्म 11 फॉर द माइनर पेनाल्टी। What are the standard forms used for issuing suspension order and for revocation of suspension order? निलंबन आदेश जारी करने और निलंबन आदेश के रिवोकेशन के उपयोग के लिए किए जाने वाले मानक प्रपत्र क्या हैं? तो किसी व्यक्ति को सस्पेंड करने के लिए, किसी कर्मचारी को सस्पेंड करने के लिए SF1 जारी किया जाता है और बैकडेट से सस्पेंड करने के लिए SF2 जारी किया जाता है और सस्पेंशन रिवोक करने के लिए SF4 प्रपत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका जवाब होगा ऑप्शन 2, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 फॉर इशूइंग सस्पेंशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म 4 फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। क्योंकि प्रश्न में कहीं पर भी पूर्व डेट से सस्पेंशन की बात नहीं की गई है, तो इस सवाल को हम सामान्य सवाल लेते हुए SF1 सस्पेंशन के लिए फॉर्म का उत्तर सही मानेंगे। हाउ मच विल बी द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल पेंशन स्कीम 2004?
राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस 2004 में कर्मचारियों का योगदान कितना होता है? तो कर्मचारियों का योगदान उनके बेसिक प्लस डीए का 10% होता है। अतः ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीसीआरजी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, एज पर 7th पे कमीशन? 7वें वेतन आयोग के अनुसार डीसीआरजी की अधिकतम राशि कितनी है एज ऑन सितंबर 2024? तो इसकी जो अधिकतम राशि निर्धारित की गई है अभी, जो बढ़ गई है, वो हो गई है 25 लाख। हु इज द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज मैनेजमेंट प्रेम मीटिंग्स फॉर रेलवे साइड एट डिवीजन लेवल? मंडल स्तर पर रेलवे की ओर से प्रबंधन में रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी बैठकों के अध्यक्ष और सचिव कौन होते हैं? और इसका जवाब होगा डीआरएम और सीनियर डीपीओ। डीआरएम अध्यक्ष के तौर पर और सीनियर डीपीओ सचिव यानी सेक्रेटरी के तौर पर भाग लेते हैं। What is the periodicity of participation of railway employee in management, that is प्रेम मीटिंग at zonal railway? जोनल रेलवे पर प्रबंधन में रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी बैठक की आवधिकता कितनी होती है? साल भर में एक बार, 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार या महीने में एक बार? और सही जवाब है 3 महीने में एक बार। प्रेम की मीटिंग प्रत्येक 3 महीने पर एक बार होती है। नेम द ट्रिब्यूनल स्पेसिफिकली कंस्टिट्यूटेड टू advocate disputes and complaints with respect to recruitment and condition of service of persons appointed to government offices। सरकारी कार्यालयों में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों के निर्णय के लिए विशेष रूप से गठित न्यायाधिकरण का नाम बताइए। तो रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, कैट, रेलवे रेट ट्रिब्यूनल और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। और इसका सही जवाब है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि कैट। Under RTI Act, after receiving the request for obtaining information from an applicant, in how many days shall public information officer provide the information to the applicant? एक आवेदक से सूचना प्राप्त करने का अनुरोध प्राप्त करने के बाद यानी प्राप्त होने के बाद सूचना अधिकारी कितने दिनों के अंतर्गत में आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदक को सूचना प्रदान करेगा? तो यह सूचना प्रदान करने का जो समय है वह है 30 दिन। तो अतः ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। Name the forum in Indian Railways for resolving the disputes and differences arises between the administration and the staff। भारतीय रेलवे में उस फोरम का नाम बताइए जो प्रशासन और कर्मचारियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों और मतभेदों को सुलझाता है। तो परमानेंट निगोशिएटिंग एजेंट मशीनरी यानी पीएनएम, दूसरा है प्रेम, तीसरा है जेसीएम और चौथा है बीईसीएम। और इसका सही जवाब है परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी यानी पीएनएम। तो भारतीय रेलवे में प्रशासन और कर्मचारियों के बीच में उत्पन्न होने वाले विवादों को पीएनएम मीटिंग में निपटाया जाता है, जो प्रत्येक 2 महीने पर आयोजित होती है। व्हाट इज द टाइम शेड्यूल फॉर स्क्रीनिंग फॉर मॉडिफाइड असोर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम? संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना एमएससीपी के लिए स्क्रीनिंग की समय सारणी क्या है? तो एमएससीपी देने के लिए इस जो सारणी निर्धारित की गई है वह है कि पहले वीक ऑफ जनवरी को कर किया जाता है और दूसरा पहले वीक ऑफ जुलाई को किया जाता है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में एमएससीपी देने के कैलकुलेशन सभी के लिए कर लिए जाने चाहिए और दूसरा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को भी कर लेने चाहिए। साल भर में 2 बार एमएससीपी की स्क्रीनिंग की जाती है। What is the required training period for the junior engineer PB recruited under the direct recruitment quota? सीधी भर्ती डीआर कोटा के तहत भर्ती किए गए जूनियर इंजीनियर पीबी के लिए आवश्यक प्रशिक्षण अवधि क्या है? तो जो सीधी भर्ती में आते हैं डायरेक्ट कोटा में, उनके लिए प्रशिक्षण की अवधि जो होती है वो है 12 महीने। पेमेंट ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज रेम्युनरेशन फॉर एनी स्पेशल वर्क डन इज कॉल्ड। किसी कर्मचारी को कोई विशेष कार्य करने के लिए पारिश्रमिक के रूप में भारत की संचित निधि से दिया गया भुगतान क्या कहलाता है? एंड दैट इज कॉल्ड ऑनरेरी यानी कि मानदेय। विच ऑफ द फॉलोइंग टियर इज मैंडेटरी अंडर द एनपीएस फॉर द रेलवे एम्प्लॉय? रेलवे कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा टियर अनिवार्य है? तो टियर 1 अनिवार्य है। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन इज गिवन टू ओबीसी कैंडिडेट्स थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द रेलवे बाय द आरआरबी? रेलवे में आरआरबी द्वारा सीधी भर्ती के लिए अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम कितने वर्ष की छूट दी जाती है? और वह छूट दी जाती है 3 वर्षों की।
हु इज द लोएस्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर ग्रुप डी, चतुर्थ श्रेणी यानी लेवल 1 की भर्ती के लिए न्यूनतम नियुक्ति प्राधिकरण या नियुक्ति अधिकारी कौन होता है? ये सवाल पूर्व में भी पूछा गया है इसी वीडियो में। तो इसका जवाब होता है जूनियर स्केल ऑफिसर। इफ एन एम्प्लॉय हैज एन एडवर्स रिमार्क्स इन हिज अपार विच द फॉलोइंग इज मैंडेटरी, यदि किसी कर्मचारी के वार्षिक परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में एडवर्स एंट्री है तो निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? कर्मचारी को सूचित करना है, गोपनीय रिपोर्ट को पुनः भरा जाएगा, इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, या सभी विकल्प सही हैं। और ऐसी परिस्थिति में कर्मचारी को सूचित करना होता है, अतः ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। When was the latest revision of the railway servant HOER rule 1960 was done? रेलवे सर्वेंट HOER रूल नियम 1961 का लेटेस्ट संशोधन क्या है? तो HOER का लेटेस्ट संशोधन है 2005। अभी जो हम पढ़ते हैं HOER नियम 2005 के तहत में सभी नियमों को पढ़ा जाता है, जो कि पहले नियम 1961 में से जारी हुए थे, जो संशोधित होकर के अभी 2005 HOR रूल 2005 कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ मेटल पास, मेटल पास का प्रकार निम्न में से कौन है? तो जैसा कि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मेटल पास 3 प्रकार के होते हैं, उनमें है ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हु इज empowered टू ग्रांट परमिशन टू चेंज द क्लासिफिकेशन ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय अंडर द HOER? HOER के तहत किसी रेलवे कर्मचारी के वर्गीकरण में परिवर्तन करने की अनुमति देने का अधिकार किसे दिया गया है? तो यह अधिकार प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर को के पास है, यानी PCPO के पास है। If a railway servant is transferred at a distance more than 1000 km but less than 2000 km, then how many days will be the maximum permissible joining time? एक रेल सेवक का स्थानांतरण 1000 किलोमीटर से अधिक लेकिन 2000 किलोमीटर से कम की दूरी पर होता है तो उसके लिए जो ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 12 दिनों का। What is the maximum period of a study leave which can be granted at a time? एक बार में अध्ययन छुट्टी अधिकतम कितने समय के लिए स्वीकृत की जा सकती है? तो 1 स्पेल में जो छुट्टी स्वीकृत होती है वो कुल होती है 1 साल की, अर्थात 12 महीने की। When was the railway service conduct rule form? अगर आप इसको पूरा नाम अगर याद रखते हो तो आप इसका जवाब बड़ी आसानी से दे पाएंगे कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 यानी 1966। Which of the following is the rule 3(1) ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल? रेल सेवा आचरण नियम 3 के 1 के उपनियम 1 में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इनमें से निम्नलिखित में से है ये कि मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ रहेगा। ये हमारा नियम 3 के उपनियम 1 के उपनियम 1 में ऐसा लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द रूल नंबर 13 ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966? रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या 13 में किस चीज से संबंधित है, यानी 13 किस चीज से रिलेट करता है? तो 13 रिलेट करता है गिफ्ट से, कि एक सीमा से अधिक कीमत का गिफ्ट का लेन देन पर रोक लगाई गई है। विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज द जनरल रूल? रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम को सामान्य नियम कहा जाता है? तो सामान्य नियम की चर्चा रूल नंबर 3 में की गई है, इसलिए नियम 3 इसका सही जवाब है। According to sub rule 3 of rule number 18 of the railway service conduct rule 1966, if a railway servant buys movable property, then it is not necessary to inform the administration. रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 18 के उपनियम 3 के अनुसार एक रेल सेवक अगर चल संपत्ति खरीद सकता है तो कितनी राशि तक होने पर प्रशासन को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। इससे दूसरे रूप में अभी कुछ पूर्व में इसी वीडियो में सवाल पूछा गया था। तो यहां पर है कि अगर 2 महीने से ज्यादा का होगा तो सूचित करना है, यानी कि 2 महीने तक की अगर बेसिक सैलरी के बराबर में है तो उसे सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। अतः इसका जवाब होगा यदि चल संपत्ति का मूल्य कर्मचारी के 2 माह के बेसिक पे से कम है तो सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। A gazetted officer cannot claim the office bearer of the railway employee या union in which rule of the railway service conduct rule 1966 this is mentioned? एक राजपत्रित अधिकारी रेलवे कर्मचारी यूनियन का ऑफिस बेयरर नहीं रह सकता है। यह रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या 6 में वर्णित है। The railway servant discipline and appeal rule is made in exercise to the power conferred by the of the Indian Constitution. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके रेल सेवक अनुशासन व अपील नियम को बनाया गया? तो यह बनाया गया है अनुच्छेद 309। अनुच्छेद 309 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके
DAR रूल 1966 को बनाया गया है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सस्पेंशन अंडर DA एंड रूल 1968? डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के तहत निलंबन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? क्या यह मेजर पेनाल्टी है? क्या यह एक बड़ी शास्ति है, सॉरी माइनर पेनाल्टी है? पहला। दूसरा मेजर पेनाल्टी है। तीसरा ये पेनाल्टी नहीं है। तो सस्पेंशन किसी भी प्रकार की पेनाल्टी के अंतर्गत में नहीं रखा गया है। ये सवाल भी इसी वीडियो में पूर्व में और भी पूछा गया था। बीडो कम्प्लीमेंट्री पासेज में बी इशूड टू अ बीडो हुज हस्बैंड वाज अ रेलवे एम्प्लॉय। विधवा को कॉम्प्लीमेंट्री पास जारी किए जा सकते हैं जिनका पति रेलवे कर्मचारी था, और केवल मृत होने के केस में, केवल लापता होने के केस में, या तो मृत हो गया है या लापता हो गया है, या केवल सेवानिवृत्ति के केस में। तो विधवा कॉम्प्लीमेंट्री पास यानी विधवा को तो जब तक उसका पति मृत नहीं हो जाता तो वो विधवा नहीं होगी, या लापता होने की घोषित में अगर उसे मृत घोषित न कर दिया गया हो तो भी विधवा नहीं कही जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है कि या तो मृत हो गया है या रेलवे नियमों के अधीन उसे लापता घोषित कर दिया गया है। इन रेफरेंस टू डी एंड रूल 1968, इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर रूल। अनुशासनात्मक और अपील नियम 1968 के संदर्भ में किस नियम के अनुसार जांच अनिवार्य नहीं है? तो ये बड़ा वेल फेमस क्वेश्चन है। रूल 14/2 के तहत किसी को रेलवे की सर्विस से निकाला जा सकता है, और उसमें ऐसा कथन है कि यदि प्रशासन को ऐसा लगता है कि जांच करना आवश्यक नहीं है या जांच करने की आवश्यकता नहीं है। Which of the following is not specifically covered under the rule clause 3(1) of Railway Service Conduct Rule 1966? Railways that every railway servant shall comply at all the times. निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के रेलवे के खंड 3(1) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है जिसका पालन रेल सेवक को करना है? तो 3 के 1 में है मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग टू द रेलवे सर्वेंट, और तीसरा मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। ये तीनों इसमें आते हैं, पर सेल लुक आफ्टर हिज फैमिली एज वेल ये इस नियम के अंतर्गत में नहीं आते हैं। अतः यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमिटेड एज पर रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल? निम्नलिखित में से क्या अनुमान्य है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के अनुसार? सरकार की आलोचना। दूसरा, सामान्य अवसर पर सरकार की स्वीकृति के बिना 5,000 रुपये से कम मूल्य का उपहार ऐसे व्यक्तियों या फर्म्स लेना जिनकी आपसे ऑफिशियल डीलिंग ना हो, ये सिर्फ ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों पर लागू होती है। डाउरी की डिमांड करना या स्पेकुलेशन इन द शेयर मार्केट। और इनमें से जो अनुमान है वह है कि एक्सेप्टिंग गिफ्ट फ्रॉम द पर्सन या फर्म्स नॉट हैविंग ऑफिशियल डीलिंग ऑफ वैल्यूज लेस देन ₹5,000 विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द नॉर्मल ओकेजन। और यह नियम सिर्फ ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के ऊपर ही लागू होते हैं। What is the upper limit of the child care leave for the railway employees for the child care leave? शिशु पालन अवकाश चाइल्ड केयर लीव की अधिकतम अनुमान्य सीमा क्या है? तो मैक्सिमम चाइल्ड केयर लीव कैन बी ग्रांटेड टू अ पर्सन या रेलवे एम्प्लॉय दैट विल बी द 730 days. What for a standard form 7 is used under railway servant discipline and appeal rule 1968? SF7 में क्या रहता है? रेलवे सर्विस कर्मचारी DNAR नियमों के तहत मानक फॉर्म 7 का उपयोग कहां पर किया जाता है? तो आप यहाँ पर कुछ ऑप्शंस के आधार पर भी समझ सकते हैं कि सस्पेंशन ऑफ एम्प्लॉय SF1 में किया जाता है, माइनर चार्जशीट SF11 में दिया जाता है, मेजर चार्जशीट SF5 में दिया जाता है। तो उपरोक्त 3 तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। तो यह स्वतः ही क्लियर है कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर ऐसे फॉर्म पर किया जाता है। Which authority is empowered to order for cut in pension of retired railway servant under discipline and appeal proceedings? DAR कार्रवाई के तहत सेवानिवृत्त रेल सेवक की पेंशन में कटौती का आदेश देने के लिए कौन प्राधिकृत है? DRM, GM, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और AGM। तो सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के पेंशन में कटौती सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जा सकता है। Child education allowance can be claimed up to how many children per employee?
एक रेलवे कर्मचारी अधिकतम कितने बच्चों के लिए पढ़ाई भत्ता या चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस को क्लेम कर सकता है? तो इसका सही जवाब है 2 जीवित बच्चों तक के लिए। द अनअवेल्ड पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग टाइम एडमिसेबल टू अ रेलवे सर्वेंट शैल बी क्रेडिटेड टू हिज और हर लीव अकाउंट। रेलवे कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने जाते समय देय अवकाश उपभोग न होने की दशा में वह किस अवकाश में जोड़ दिया जाता है? तो जो छुट्टियां बच जाती है उसे लीव ऑन एवरेज पे में जोड़ दिया जाता है। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट एम्प्लॉय कैनॉट बी प्रमोटेड? निम्नलिखित में से किस सजा के दौरान कर्मचारी को पदोन्नत नहीं किया जा सकता है? विद होल्डिंग ऑफ पास, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट विद परमानेंट इफेक्ट, सेंस्योर और विद होल्डिंग ऑफ पीटीओ। और सही जवाब है कि विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट विद परमानेंट इफेक्ट। अगर अस्थायी रूप से किसी की वेतन वृद्धि पर अगर रोक लगाया गया है तो उस कंडीशन में उसे पदोन्नत नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रिटायरमेंट ग्रेजुटी? सेवानिवृत्ति उपदान ग्रेजुटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो रिटायरमेंट ग्रेजुटी के संबंध में जो नीचे गए दिए गए ऑप्शन हैं, पहला दिया हुआ है कि यह सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष में 15 दिन के वेतन के बराबर में भुगतान किया जाता है। यदि सेवा 15 वर्ष से अधिक है तो यह 15 महीने के वेतन से अधिक नहीं होगी। यदि सेवा 15 वर्ष से कम है तो यह 6 महीने के वेतन से अधिक नहीं होगी। और ग्रुप ए अधिकारियों को सेवानिवृत्ति उपदान ग्रेजुटी का भुगतान नहीं किया जाता है। तो इनमें से कौन सा नियम गलत है? तो इनमें ग्रुप ए ऑफिसर और नॉट पेड ग्रेजुटी, ग्रुप ए अधिकारियों को सेवानिवृत्ति उपदान का भुगतान नहीं किया जाता है, ये ट्रू नहीं है। हाउ मच मैक्सिमम एक्स ग्रेसिया इज पेड टू रेलवे एम्प्लॉय इन केस ऑफ डेथ अकरिंग इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी? ड्यूटी के दौरान होने वाले मृत्यु के मामले में रेलवे कर्मचारी को अधिकतम कितनी अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है? तो इसके लिए आप ये पूरी जानकारी देख लीजिए। यहाँ एक स्नैप डाला हुआ है कि डेथ अकरिंग ड्यूरिंग द एक्सीडेंट ऑफ द कोर्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, तो 25 लाख उसमें से मिलेगा। डेथ इन द कोर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एट्रीब्यूटेड टू द एक्ट ऑफ वायलेंस बाय द टेररिस्ट या एंटी सोशल एलिमेंट, उस कंडीशन में 25 लाख मिलेगा। और अगर बॉर्डर इसमें से एन एक्शन अगेंस्ट द मिलिटेंट्स, ये टेररिस्ट का अगर एक्टिविटीज है तो उस कंडीशन में 35 लाख मिलेगा। और डेथ अकरिंग वाइल ऑन ड्यूटी इन द स्पेसिफाइड हाई अल्टीट्यूड अनएक्सेसिबली बॉर्डर पोस्ट एक्सेट्रा ऑन अकाउंट ऑफ द नेचुरल डिजास्टर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, उसमें 35 लाख मिलेगा। और डेथ अकरिंग ड्यूरिंग द एनिमी एक्शन इन द वार और सच वार लाइक एंगेजमेंट विच आर स्पेसिफिकली नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस एंड द डेथ अकरिंग ड्यूरिंग इवैक्यूएशन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्रॉम द वार जोन इन द फॉरेन कंट्री, यहाँ पर भी 45 लाख मिलेगा। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन उपयुक्त नहीं है, अतः नन ऑफ द गिवन ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंटेड इन क्वालिफाइंग सर्विस? क्वालिफाइंग सर्विस निम्नलिखित में से किसको नहीं किया जाता है? सस्पेंशन जिसे ड्यूटी की तरह ट्रीट किया गया है, लीव ऑन एवरेज पे, सर्विस ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और पीरियड ऑफ सस्पेंशन विच हैज नॉट बीन रेगुलराइज्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बी काउंटेड एज ए पीरियड ऑफ ड्यूटी एज क्वालिफाइंग सर्विस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है वो सही है कि सस्पेंशन के पीरियड को अगर रेगुलराइज करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आदेश अगर जारी नहीं किया है तो उस कंडीशन में उस पीरियड को क्वालिफाइंग सर्विस के तौर पर नहीं गिना जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द पीएनएम एट हेडक्वार्टर लेवल? निम्नलिखित में से कौन मुख्यालय स्तर पर अस्थायी वार्ता तंत्र का अध्यक्ष होता है? तो मुख्यालय स्तर पर जीएम पीएनएम के अध्यक्ष होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोरम फॉर द डिस्कशन बिटवीन द स्टाफ एंड मैनेजमेंट इन द इंडियन रेलवे? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे में कर्मचारी और प्रबंधन के बीच में चर्चा का मंच नहीं है? जेसीएम, पीएनएम, प्रेम और विशाखा कमेटी। तो उपरोक्त 3 तो है, पर ये चौथा नंबर का जो है विशाखा कमेटी, ऐसा कोई भी तंत्र कर्मचारी और प्रबंधन के बीच में चर्चा का मंच नहीं है। टू व्हाट एक्सटेंट कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज अलाउड? किस सीमा तक पेंशन का नकदीकरण किया जा सकता है? तो पेंशन का नकदीकरण 40% तक किया जा सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर एकोमोलेशन ऑफ एलएपी, लीव ऑन एवरेज पे का संचय अधिकतम कितने दिनों तक अनुमान्य है? 280 दिन, 300 दिन, 350 दिन या 400 दिन? तो एलएपी के खाते में अधिकतम 300 दिनों तक की छुट्टी को जमा किया जा सकता है। यदि आपको याद है कि 300 से ज्यादा होता है, 300 प्लस 15 दिन, तो 15 दिन को सेपरेटरी मेंटेन किया जाता है। पर एलएपी के संचय का अधिकतम रिकॉर्डिंग जो होती है, यानी अधिकतम जो जमा किया जा सकता है, वो 300 दिन ही एलएपी के खाते में जमा हो सकता है।
व्हाट डज रूल 14/2 ऑफ द रेलवे सर्वेंट डी एंड इन रूल 1968 डील विथ? अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के नियम 14(2) में किस बारे में है? रिमूवल या डिसमिसल आफ्टर इंक्वायरी, कंपल्सरी रिटायरमेंट विदाउट एनी इंक्वायरी, रिमूवल और डिसमिसल इन केस ऑफ कन्विक्शन, या रिमूवल और डिसमिसल व्हेन इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू होल्ड इंक्वायरी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, रिमूवल और डिसमिसल व्हेन इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू होल्ड इंक्वायरी। रिव्यू ऑफ सस्पेंशन केसेस इज डन बिफोर एक्सपायरी ऑफ हाउ मच पीरियड? निलंबन के मामले में पुनरीक्षण कितनी अवधि के भीतर किया जाना चाहिए? तो यह कुल 90 दिन के भीतर कर दिया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन 1, 3 मंथ्स। कैन अ रेलवे पर्सन कैन बी रिड्यूस्ड अंडर D&AR टू लोअर पोस्ट और ग्रेड बिलो हिज रिक्रूटमेंट ग्रेड? क्या किसी रेल सेवक को उसके रेल सेवा अनुशासन अपील नियम के तहत किसी ऐसे पद या ग्रेड पर पदोन्नत किया जा सकता है जो उसकी नियुक्ति से भी नीचे का हो? तो ऐसा संभव नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनाल्टी अंडर रूल 6 ऑफ D&AR? निम्नलिखित में से कौन अनुशासन अपील नियम 1968 के नियम 6 के अधीन दंड के रूप में वर्णित नहीं है? तो इनमें से सस्पेंशन दंड के रूप में वर्णित नहीं है। विद रिगार्ड्स टू इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे वाइल इन सर्विस, विच द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? फर्स्ट है कि सेवा में रहते हुए औसत वेतन LAP पर छुट्टी भुनाने के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला, पूरे कैरियर के दौरान कुल छुट्टी भुनाने की अवधि 60 दिन से अधिक नहीं होगी, और भुनाने की अवधि को ध्यान में रखते हुए उसके क्रेडिट में से कम 30 दिन की LAP बकाया होनी चाहिए। तो यह नौकरी के दौरान में छुट्टी की इनकैशमेंट के संबंध में बात की गई है, और यहां पर यह दोनों ही कंडीशन सही है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CP ग्राम? CP ग्राम का पूर्ण रूप क्या है? तो CP ग्राम का पूर्ण रूप है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। टोटल HLAP क्रेडिटेड फॉर 6 मंथ वर्किंग, एक छमाही में कितने दिन की HLAP छुट्टी देय बनती है? तो एक छमाही में कुल 10 दिन की HLAP देय बनती है, यानी साल भर में कुल 20 दिन दी जाती है। यहाँ छमाही के बारे में पूछा गया है, तो 10 दिन। विच इज द मोस्ट सैंक्शनड लीव फॉर मैक्सिमम 5 years? किस प्रकार की छुट्टी को अधिकतम 5 वर्ष के लिए स्वीकृत किया जा सकता है? और ऐसी छुट्टी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। In case of death of a group A and B officer after completion of the 20 years of services, how many set of passes per year is permissible to the widow? 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर मृत्यु के पश्चात ग्रुप ए एवं बी ऑफिसर्स की विधवा को प्रतिवर्ष कितने पास देय होते हैं? तो वह होते हैं प्रतिवर्ष 1.5 सेट पास, यानी कि 1.5 सेट पास। वैलिडिटी ऑफ हाफ सेट कंप्लीमेंट्री पासेज, हाफ सेट कंप्लीमेंट्री पासेज की वैलिडिटी क्या है? तो सभी प्रकार के सेट पास की वैलिडिटी अवधि 5 महीने ही होती है, तो इसका जवाब होगा 5 मंथ्स। रेलवे सर्वेंट विद नॉट लेस देन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस शैल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंस फॉर द रिडक्शन एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन? कम से कम कितने वर्ष की सेवा वाले रेल कर्मचारी पात्र होंगे अपने बच्चों की शिक्षा हेतु सहायता के लिए? तो मिनिमम सर्विस के लिए ऐसा कोई भी रिकॉर्ड मैंने कोई भी नियम नहीं बनाया गया है, तो इसलिए नन ऑफ द गिवन ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। ऑल टाइप ऑफ फाइन्स आर डिपोजिटेड इन विच फंड? सभी प्रकार के फाइन जो रेलवे कलेक्ट करती है वो कर्मचारी बेनिफिट फंड यानी स्टाफ बेनिफिट फंड में डाला जाता है। पीरियड फॉर अपील अंडर D&AR रूल्स, अनुशासन अपील नियमों के अंतर्गत अपील की समय सीमा क्या है, यानी कितने दिन के अंदर अपील कर देनी चाहिए? तो अपील 45 दिन के अंदर में अवश्य कर देनी चाहिए। हु इज द सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी? सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी कौन होता है? तो भारत में सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इज मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी मेंशन? रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत में चल या अचल संपत्ति के बारे में उल्लेख दिया गया है? तो यह नियम है रूल संख्या 18। द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 रूल 3A इज रिलेटेड टू? रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 3A किससे संबंधित है? तो 3A जो संबंधित है वो है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी से, यानी तत्परता और शिष्टाचार। सीनियोरिटी इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू ट्रांसफर और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड, प्रशासन के हित में अगर स्थानांतरण किया जाता है तो कर्मचारी की वरीयता में कोई बदलाव नहीं आता है, और यह पूरी तरह से सत्य है। मेंबर्स इन सिलेक्शन बोर्ड शुड बी एटलीस्ट, चयन बोर्ड में कम से कम लोगों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो चयन बोर्ड में मेंबर्स की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए।
हाउ मच परसेंटेज ऑफ एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स आर रिजर्व्ड फाइल रिक्रूटमेंट? एससी और एसटी उम्मीदवार हेतु नियुक्ति पर आरक्षण कितना प्रतिशत है? तो एससी का नियुक्ति में आरक्षण प्रतिशत 15% है और एसटी का 7.5% है। अतः इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, 15% और 7.5%। What percentage of vacancy is reserved for ex-servicemen for the release of Group C? ग्रुप सी की नियुक्ति में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितने प्रतिशत की रिक्तियां आरक्षित हैं? तो रिक्तियां आरक्षित है कुल 10% की। If the employee who opts for his salary fixation after 1 month from the date of promotion, then who is capable of waiving the option delay for to refix his salary? और यार ये फिक्स करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, अतः ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। What is the condition to be accepted by the applicants in case of own request transfer? स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के मामले में आवेदक को कौन सी शर्त स्वीकार करनी पड़ती है? तो जब भी कोई कर्मचारी ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर करता है तो उसे भर्ती ग्रेड में जो सबसे नीचे की वरीयता है उसे एक्सेप्ट करनी होगी। तो ऑप्शन 3 रिक्रूटमेंट ग्रेड ऑन बैटम सीनियरिटी, ये उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और retiring employee has to complete how much length of service for the issue of RELHS कार्ड या मेडिकल फैसिलिटी? सेवानिवृत्त कर्मचारियों को RELHS कार्ड जारी करने के लिए कम से कम कितनी सेवावधि पूरी होनी चाहिए? और वह है 20 वर्ष। Retiring employee has to complete how much length of service for the issue of RELHS कार्ड मेडिकल फैसिलिटी? सेवानिवृत्त कर्मचारी को चिकित्सा सुविधा जारी करने के लिए कितनी सेवा की अवधि पूरी करनी होती है? तो इसके लिए कम से कम 20 वर्ष की सेवा अवधि पूरी है, अतः ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और आज का आखिरी सवाल है, हाउ मच एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन गोज टू एनपीएस? एनपीएस में कर्मचारी की कटौती कितनी होती है? ये सवाल पहले ही पूछा गया है। 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, इतना बेसिक पे प्लस डीए का 10% जो एनपीएस कर्मचारी आते हैं। वैसे तो हमने इसमें कुल 202 प्रश्न लिए थे, परंतु वीडियो लंबा होने के कारण हम इसे 2 पार्ट में विभाजित कर रहे हैं और हम पहले भाग में हमने 101 प्रश्न लिए हैं, अगले भाग में 100 और प्रश्न के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। किस जोन से आप देख रहे हैं या किस डिवीजन से देख रहे हैं, ये भी अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखें तो हमें समझ पाएंगे कि इस वीडियो की पहुंच हमारे कितने लोगों तक हो रही है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।